जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बी बीपीएससी टीचर एग्जाम जो 3.0 होने वाला है उसके लिए बीपीएससी घटना चक्र की बुकलेट से आपको लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है क्वालिटी के क्वेश्चन है। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अभी तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं और हम 101 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो इसकी आई हुई है 50-50 क्वेश्चन के। हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाते हैं जिससे कि ज्यादा वीडियो बनाना हो और आपको क्वेश्चन को समझने में, उनको सही से पढ़ने में आपको आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का जो नेता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि जो है 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता भी माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए हमें 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। 25 वर्ष पूरी होने पे कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो जाता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, यही क्वेश्चन जो आयु से संबंधित था ना, ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बीपीएससी टीआरई एग्जाम 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम या 30 वर्ष से कम। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट बताया आपको। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 104। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र आपकी है 25 वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो तो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। वैध मतों का जो है प्रत्याशी द्वारा, तो जो वैध मतों का 1/6 भाग, याद रखिएगा 1/6 भाग अगर वह मत प्राप्त नहीं कर सकता, 1/6 भाग मत अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो जो उसका जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, जमानत राशि 1/6 भाग मत प्राप्त ना कर पाने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपका एक एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी अपनी जो वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब वो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, तब वह अपनी जमानत भी बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 106। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 2021 या 2011? आपको 47वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 तक पूछा गया, 5 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये जो है आपका 2026 तक ये आपका जो राज्यवार सीटों का आवंटन है आपको 1971 की जनगणना पर 2026 तक ये जारी रहेगा ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, अभी बताया 1971 की जनगणना पर और 1981 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, ये भी आपको 1997 में पूछा गया था। और वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यहाँ पर जो है
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ये जो है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इन चारों में से बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, इसके बारे में देखेंगे तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान में सभा में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 30 की है, जबकि राज्यों में बात करेंगे तो सबसे छोटी जो है 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 में है और उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश की 60 है, मेघालय की 60 है, मणिपुर की भी 60 है। इन सभी की संख्या एक समान है तथा हिमाचल प्रदेश के जो है 68 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 109, लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय से सदस्य जो है मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अर्थात लोकसभा जो आंग्लो इंडियन होते हैं वो किसके पास से शक्ति होती है मनोनीत करने की? अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो आप सभी को पता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत होते हैं, ये जो है भारत के राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है, लेकिन वर्तमान में जो है ये हटा दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो एंग्लो इंडियन है तो वो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे उसको हटा दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें जो संविधान संशोधन हुआ है इसके द्वारा 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? ये जो है अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा को जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छा अनुसार, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो अभी आपको बताया राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद जो होती है उसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, बट मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 नंबर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो कम से कम की बात की गई है, यहाँ पे याद रखिए कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आप सभी को पता है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे अधिक भेजता है, 80 प्रतिनिधि। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है विकल्प में दिए गए राज्य में इस प्रकार दिए हुए। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आपके 40 ही है। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपके 42 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे मध्य प्रदेश में आपको 29 लोकसभा सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115।
जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता है दूसरे और तीसरे में है आपके मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में? तो लोकसभा का जो पहला चुनाव है वो हुआ था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा इसके बारे में देखते हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है 13 मई 1952 को हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के बराबर? नहीं। उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वहां की जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर जो है इनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या जहां की होगी उसी अकॉर्डिंग उनको स्थान दिया जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये आपके जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा आपका एक अस्थायी सदन है, सॉरी स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन है, ये कभी ना विघटन होने वाला सदन है, याद रखेंगे। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और ये जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 83(1) में दिया हुआ है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, एकदम सही। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, कुछ सदस्य नहीं। हाँ, कुछ सदस्य तो सही है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, कुछ सदस्य नहीं होता है, 1/3 सदस्य होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। बी एम सी दोनों से ही ये गलत है, बी बस इसका सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? ठीक है, ये बताना है ये किसको प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को पर नहीं है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्पों में से दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगर आप में किसी में अभी तक कंफ्यूजन रही हो तो ये आप याद रखेंगे। 40वें बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 121। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 10, 15, 12 या 20। राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 122। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति, भारत उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भारत के मुख्य उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 123 नंबर। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है ये होता है आपका लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई 13/2014 से 25/5/2019 के पश्चात जो है बाद से रिक्त हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं पीएम सईद, श्रीमती नजमा पे हेपतुल्ला, श्री जीएमसी बालायोगी, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो वो है आपके यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष थे पीएम सईद। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 1999 का क्वेश्चन है, तो वर्तमान उस टाइम का क्वेश्चन है, तो वो वर्तमान होगा, आज का वर्तमान नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो दो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करेंगे तो ये जो है तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है, ये बताना है आपको। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। तो ये जो है ये गलत है, ये तो नहीं है। निलंबित प्रस्ताव, ये भी नहीं है। स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल का अर्थ स्थगन प्रस्ताव, ये भी नहीं होता है। प्रश्न उत्तर सत्र, ये भी नहीं होता है। शून्यकाल का जो अर्थ होता है ये जो है प्रश्नकाल और सभापटल जो होता है, प्रश्नकाल और सभापटल जो होता है, इसके बीच का जो समय होता है, मतलब जो प्रश्नकाल और सभापटल पत्र पर रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो कि प्रश्नकाल और जब संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली उसके बीच का जो समय होता है उसे हम शून्यकाल के रूप में देखते हैं। इसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या कहता है ये। प्रश्नकाल और सभापटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है, क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं? तो ये मध्याह्न मतलब 12 बजे दोपहर में शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले में उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं, और सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की जो अनुमति देना है ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसलिए उसका जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन होगा। उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बट इसका ये ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण, लेखा, केंद्र राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यह पर 67वें बीपीएससी प्री 2022 क्वेश्चन है, बहुत अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। भारतीय प्रशासन में जो विभाजन की प्रणाली है ये आपकी केंद्र जो नीति और कार्यान्वयन है, केंद्र के द्वारा नीति और कार्यान्वयन से संबंधित होती है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इससे सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये भी आपका 67वें बीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है संसदीय समिति को कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए प्रायोजित जो शक्ति से संबंधित है वो है आपका अधीनस्थ विधान पर समिति। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की
स्थायी समिति है और यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है? ये उपयुक्त विषय कोई नहीं है, एक से अधिक। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? ये आपकी राष्ट्रीय पार्टी तो है, ठीक है, और ये राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है, ये पंजीकृत भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्थाएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। इसके लिए आप जान लीजिए कैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, ये जान लीजिएगा। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उसे राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों, ठीक है। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, तब भी वो उसके लिए योग्य है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किए हों, तब भी वह होगा। यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उससे संबंधित राज्य में विभाजन से कम कितनी सीटें प्राप्त की हो, कम से कम मतलब इतनी सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अहर्ताएं पूर्ण करती हैं, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टी भी है, अतः विकल्प ए सही है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प ए सही माना, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आपका 130 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयोजित होता है? ये भी नहीं होता है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए होता है? ये भी नहीं है। कोई एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये एकदम सही है। चौथा इसमें सही है। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनना है, 1 एवं 4, 3 एवं 4, 1 एवं 2, केवल 4। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक या विचार पर विचार करने उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। और इसको कौन बुलाता है? तो इसको जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को बुलाते हैं और इसके अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 131 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? सभी को पता है आपको कि संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों का सृजन का प्रावधान भी करता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 132, दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद? इनमें से कोई नहीं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। इसमें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया और 22वें राज्य के रूप में जो है सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन जो 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 का है, इसके द्वारा जो है 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके? नहीं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके? यह भी नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके? तो इसके द्वारा भी नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाए क्योंकि इनमें किसी के द्वारा भी नहीं होता है। राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का होता है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव होता है। 135 नंबर क्वेश्चन है और दोस्तों
क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम ये सारे क्वेश्चन इसके बाद जल्द ही पॉलिटी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम जियोग्राफी के क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और जैसे अभी मैं सोच रहे हैं कि आपके उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी तो इसी में कवर हो जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवाएंगे हम। पिछली बार वर्ल्ड हिस्ट्री के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे गए थे, इसलिए इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवाएंगे जैसे कि आपके सिंगल क्वेश्चन कोई भी ना छूटने पाए, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? एम.एन. वेंकटचलैया, आर्य सरकारिया, कृष्णा अय्यर, फातिमा बीबी। ये जो है एम.एन. वेंकटचलैया थे 2000 में संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 136, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, ये भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है ये भारतीय संविधान के द्वारा ही हुई थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? 24, 20, 18 या 9? तो जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता जो है यहाँ पे निर्धारित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपको बी राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। 139 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। यह शक्ति है संसद के पास। लेकिन अगर हाईकोर्ट की बात करेंगे, उच्च न्यायालय की, तो ये जो है राष्ट्रपति के पास हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 140, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो उनकी है 62 वर्ष, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है, देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ये अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? ये जो है राष्ट्रपति को लिख करके देता है। अगला प्रश्न जो 142, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है? नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है? ये भी नहीं है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर उसे लगता है कि वहां पर द्वारा जो कि कानून संचालित है उस पर उसे त्रुटि दिखती है या उसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या वहां के समुदाय का उल्लंघन होता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 143, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा व्यवस्थापित प्रक्रिया। तो भारत में इन सभी पर आधारित है, इसलिए यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। 144 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार की बात की गई है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। केंद्र सरकार की बात होती है तो वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145,
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 146। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यों की विधायिका है उसमें जो है विधान परिषद एवं राज्यपाल सम्मिलित नहीं है। विधान मतलब सम्मिलित है बट सिर्फ इतना नहीं है। विधान परिषद एवं विधान परिषद ये भी नहीं है, विधानसभा एवं विधान राज्यपाल ये भी नहीं है। राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, जहां इसका अस्तित्व है। कहां पर इसका अस्तित्व है? 5 राज्यों में इसका अस्तित्व है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 147। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित हैं। ये राज्यपाल के लिए है और यह जो है अनुच्छेद 172 के द्वारा नहीं, अनुच्छेद 175 के द्वारा भी नहीं होता है, ये अनुच्छेद 175(2) के द्वारा या अनुच्छेद 176 द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175(2) के द्वारा जो है राज्यपाल जो है विधानसभा क्षेत्र के आयोजन के लिए अध्यक्ष को निर्देशित कर सकते हैं और वहां पर अपनी वो शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 175(2) के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर। भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपालिका कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राज्य विधान पालिकाओं में उच्च सदन की बात करेंगे तो वो होता है विधान पालिका परिषद और निम्न सदन होता है राज्य विधानसभा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 149। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों में पंचायतों के सदस्य यहाँ से तो चुने जाते हैं, शिक्षक भी चुने जाते हैं, इसमें स्नातक भी चुने जाते हैं, उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उद्योगपति। ठीक है। अगले क्वेश्चन है 150 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो किसी राज्य में जो विधान परिषद है उसकी संरचना का विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, आप भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि हम लोगों का फैमिली बड़ी हो और हम लोग सब लोग मिल करके एक नए परिवार की ओर बढ़े। ठीक है, आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है और आपको जो है विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब पे हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।